थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द अटेंशन कंसर्न अथॉरिटी ऑफ योर डिट्रॉइट कंडीशन। तो इसने ये बताया कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो संबंधित जो विभाग है कि हमारे जो नगर है वहाँ पर लाजपत शांति नगर है, वहाँ पर क्या हो गई जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत खराब है। तो ये इतनी लाइन एकदम अगर एडिटर का आया है तो आपको ऐसी कैसी चिपका देनी एकदम से। तो इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको और अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। अगले वाला पॉइंट है द रोड हेयर आर फुल ऑफ पोर्ट होल्स। तो उसने बताया कि भाई अब वो पहले उसने बता दिया, सबसे पहले उसने क्या बताया कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ। अब वो उसकी डिटेलिंग करेगा। देखो डिटेलिंग में कैसे करता है। जो हमारे जो नगर है वहाँ की जो सड़कें हैं वो क्या किसी खड्डों से भरी हुई हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर डैमेज्ड एंड ड्यू टू द मेंटेनेंस एंड फ्रीक्वेंट वाटर लॉगिंग। तो वो बता रहा है कि वो लगभग क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, डैमेज हो चुके हैं, उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत है और वहाँ पर लगातार खड्डों में पानी भरा रहता है, वाटर लॉगिंग होती रहती है। दिस सिचुएशन बिकम वर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जैसे ही मानसून आता है, बारिश का मौसम आता है, ये सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। मेकिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर रेजिडेंट। जो वहाँ पर लोग रहते हैं उसके लिए तो यह समस्या और भी बढ़ जाती है। स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन। और खास करके जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए तो जो यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। टू वॉक एंड कम्यूट। और चलने फिरना तक मुश्किल हो जाता है। सेवरल एक्सीडेंट्स हैव occurred रिसेंटली ड्यू टू द ब्रोक एंड अनइवन सरफेस। तो जो सड़क है वो टूटी हुई है, इसलिए बहुत सारे बीच बीच में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उस सड़क की कंडीशन के कारण। तो ये तो था, उसने पहले बताया। अब उसने प्रॉब्लम को अच्छे से डिटेल कर दी। अब वो उसका सॉल्यूशन भी बताएगा और रिक्वेस्ट भी करेगा। तो क्या होगा, डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स टू योर लोकल अथॉरिटीज। मतलब हमने लगातार शिकायत करी है लोकल अथॉरिटीज जो संबंधित विभाग है उससे। नो अटेंशन हैज बीन टेकन सो फार। तो विभाग उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट दिस इशू। अब वो क्या कह रहा है कि आप एक काम कीजिए, अपने न्यूज़पेपर है उसमें इस जो खबर को छापिए ताकि उन लोगों तक और अच्छे से प्रेशर बन सके। सो दैट द मनीपुलिस कॉर्पोरेशन टेक द प्रॉम्प्ट स्टेप टू रिपेयर द रोड्स। तो जो नगर पालिका है वो जल्द से जल्द कदम उठाए और इस सड़क को सुधारने का प्रयास करे ताकि जो यहाँ पर लोकल लोग जो रहते हैं उनकी सेफ्टी है वो बनी रहे। तो ये वाला था, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से इस चीज़ को समझ लेना कि लेटर लिखने का क्या तरीका होता है। पहले लिखो कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसकी डिटेल दे दो जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, और लास्ट में सॉल्यूशन प्लस रिक्वेस्ट कर दो। ऐसा आपको कोई नहीं समझाने वाला है जितने मैंने डिटेल से आपको चीज़ों को समझा दिया है। लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू और अपने बारे में योर सिंसियरली ओबीडियंटली अमृत कुमार। लास्ट में सिग्नेचर करना चाहो तो ठीक है और वरना कोई दिक्कत नहीं। ये होता है पूरा का पूरा फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। अब आपके सामने कैसा भी फॉर्मल लेटर हो, आप मुझे उम्मीद है कि आपको तरीका समझ में आ गया तो आप लिख भी दोगे। अब बढ़ते हैं आपका अगले नंबर, जो इसी के अंदर यूनिट नंबर 3 के अंदर आते हैं आपका एसे राइटिंग या फिर पैसेज राइटिंग। तो देखो एसे राइटिंग पैसेज राइटिंग कोई भी आ सकती है, कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी 4-5 जो इंपॉर्टेंट एसे राइटिंग है वो मैं यहीं पे आपको करवा के दे देता हूँ। इनको तो आप कम से कम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी का क्या होता है, काफ़ी बार करंट से भी पूछ लिया, मतलब करंट में अगर कोई चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है तो वो पूछ लिया जाता है। और बाकी अगर उसके अलावा अगर रिपीटिवली पूछेगा तो इनमें से ही पर्सन देखने को मिलेगा आपको पैसेज में से। तो ये जो लेटर, अगला जो लेटर और ऐसे राइटिंग है, तो इसमें से क्या मैं 4-5 आपको इंपॉर्टेंट ऐसे व पैसेज है वो करवाने वाला हूँ। फिर अपन पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन आंसर और फिर देखेंगे लास्ट में ग्रामर को। तो देखो ये पैसेज 4-5 पैसेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो पैसेज फिक्स नहीं होता, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये जो मोस्ट रिपीटिव पैसेज हैं जो हर एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आप इनको एक बार जरूर से करके चले जाना। मैं आपको ये सारे पैसेज आपको इंग्लिश में पढ़ के भी सुना दूंगा, फिर आपको इनकी हिंदी भी बता दूंगा। आप जब एग्जाम में लिखो तो चाहे ये लैंग्वेज मत लिखना, अपने हिसाब से बनाकर लिख देना, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहला है कंप्यूटर एजुकेशन। तो कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में लिखते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन हैज़ बिकम एसेंशियल पार्ट इन योर मॉडर्न लर्निंग। तो कंप्यूटर एजुकेशन है वो पता आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ही पता है, आपको अगर आपका पूरे दिन मोबाइल नहीं चलाओ तो पूरा दिन नहीं कटेगा। तो वही चीज़ है कि अगर वो मोबाइल चलाना आपको कब आएगा, जब आपको थोड़ा बहुत तकनीक के बारे में ज्ञान होगा, कंप्यूटर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अब आपने अपनी कॉलेज का फॉर्म भरा तो उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ हुआ,
ठीक है, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, उसको फॉर्म करते हो, तो भी कंप्यूटर का नॉलेज होता है। और कंप्यूटर आपको पता है आपके एग्जाम के अंदर भी आता है। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना आज के समय में हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है। इन टूडेज डिजिटल एज नोइंग हाउ टू यूज कंप्यूटर इज इंपॉर्टेंट हैज रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये क्या कह रहा है, आज के जो ये तकनीकी युग है इसमें कंप्यूटर के बारे में ज्ञान होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आज के समय में किसी व्यक्ति को पहले के समय में पढ़ना हुआ लिखना जरूरी होता था। जैसे पढ़ना लिखना पहले बेसिक ज्ञान हुआ करता था ना, आज के समय में वैसे ही इस तकनीकी युग में वैसे ही कंप्यूटर चलाना आना जरूरी है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन द एवरी फील्ड। तो कंप्यूटर है उसका हर जो फील्ड होती है उसके अंदर यूज होता है। जैसे कि एजुकेशन हो गई, पढ़ाई के अंदर, बिजनेस हो गए, उद्योग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, मेडिकल हो गया और एंटरटेनमेंट हो गया। तो आप सीधी बात, आप कहीं पे भी चले जाओ कंप्यूटर आपको सामने देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बैंक में चले जाओगे तो बैंक का तो आपको पता है सारा काम ही कंप्यूटर से होता है। पढ़ाई के अंदर भी आप देखते हो कंप्यूटर जो डिजिटल क्लासेस ली जाती हैं डिजिटल बोर्ड पर, तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। साथ साथ मेडिसिन हो गया, तो आप जो पर्ची वगैरह कटाओगे वो भी किस पे कटेगी, कंप्यूटर पे। तो आप कहीं चले जाओ कंप्यूटर का तो यूज आपको कहीं ना कहीं देखने को ही मिलता है। अगले वाला पॉइंट है थ्रू कंप्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट लर्न टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर के माध्यम से जो कोई भी विद्यार्थी होता है वो किसका यूज करना सीखता है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं उनका क्या क्या यूज होता है इस चीज के बारे में सीखता है। अगले वाला पॉइंट है टाइप डॉक्यूमेंट क्रिएट रिप्रेजेंटेशन ब्राउज इंटरनेट एंड एक्सेस देम लर्निंग टूल्स। अब उसके अंदर वो क्या क्या सीखता है वो बता देता हूं मैं। आप जो कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर अपने फाइल बना सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, रिप्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी तैयार कर सकते हो। अगर आपको कोई अपनी किसी चीज़ के बारे में बताना है तो उसकी पीपीटी तैयार कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो और ऑनलाइन कोई भी कार्य कर सकते हो। इट हेल्प टू इम्प्रूव द टाइपिंग स्पीड। इससे क्या होती है, आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और नॉलेज बढ़ता है टेक्नोलॉजी के साथ की वही चीज़ों को आपको कैसा करना होता है। इन स्कूल एंड कॉलेज कंप्यूटर एजुकेशन इनहेंस लर्निंग थ्रू स्मार्ट क्लासेज। आज के समय में जो स्कूल है और कॉलेज हैं उनमें जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो क्या होती है, किसके थ्रू सिखाई जाती है, स्मार्ट क्लासेज। स्मार्ट क्लास जैसे जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगे होते हैं वो वाली, या फिर ई बुक्स। तो आजकल पता हो जैसे आप पीडीएफ पढ़ते हो वो क्या ई बुक है, समझ में आ गया। अगर आप अभी ये वाली पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा और वहां से आप पढ़ोगे तो ये क्या हो गई, एक प्रकार की ई बुक हो गई। एंड ऑनलाइन असाइनमेंट, तो आपको पता आजकल बच्चे वो ऑनलाइन चैट जीपीटी वगैरह का यूज करके असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं। मोर एवर कंप्यूटर स्किल्स आर नेसेसरी फॉर मोस्ट जॉब टुडे। तो आपको पता है अगर आप कोई भी कार्य करने जाओगे, कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करोगे तो कंप्यूटर तो हर नौकरी के लिए जरूरी है। पीपल्स हु नो हाउ टू यूज कंप्यूटर हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आपको पता है जिसको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है उसके लिए ज़्यादा जो कार्य करने के या जॉब करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। एंड कैन वर्क मोर एफिशिएंटली, और वो कोई भी कार्य को जल्दी भी कर सकता है। फ्रॉम सेंडिंग ईमेल टू द कोडिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर टास्क फास्टर एंड ईजियर। तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति को आप ईमेल सेंड करते हो, कोडिंग बनाते हो सॉफ्टवेयर में, ठीक है, वो क्या चीज़ों को बहुत जल्दी वो आसान बना देता है। अगले वाला पॉइंट है कंप्यूटर एजुकेशन ऑल्सो प्रॉम्प्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो आपको पता आजकल तो एआई आ गया और एआई के ज़माने में क्या काम होता है कि आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम लिख के दे दो। जैसे कि आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि मैं कल एग्जाम में क्या लिखूंगा, तो आपने गूगल पे लगाया कंप्यूटर अवेयरनेस और आपने पढ़ लिया और एग्जाम में लिख कर आ गए। तो इससे क्या हुआ, आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। या फिर आपको कोई पर्सन नहीं पता था, आपने गूगल से पूछ लिया तो वो चीज़ सोल्व हो गई। तो यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब जैसा आप सवाल पूछोगे वैसा ही वो जवाब देगा। इट अलाउ स्टूडेंट टू कनेक्ट ग्लोबली। तो इसका क्या काम होता है कि पूरी दुनिया से आपको जोड़ कर रखता है। जैसे आप भारत में बैठे हो लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है इस बारे में आप कैसे जान पाते हो, कंप्यूटर के माध्यम से। एंड लर्न फ्रॉम डिफरेंट कल्चर स्टे अपडेटेड एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और कंप्यूटर के द्वारा आप क्या रहते हो, अलग अलग जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके बारे में जानते हो, अपडेटेड रहते हो और हमेशा नई नई जानकारी प्राप्त करते रहते हो। इन कंक्लूजन कंप्यूटर एजुकेशन इज नाउ लॉन्गर ऑप्शन, इट इज ए बेसिक नीड फॉर एवरी स्टूडेंट। तो आज अंततः यही निष्कर्ष है कि जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो हर विद्यार्थी की ज़रूरत आज के समय में। शुड हैव एक्सेस टू कंप्यूटर लर्निंग टू सक्सीड इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड बिल्ड ए ब्राइटर फ्यूचर। तो आपको पता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर लर्निंग उसको आने बहुत जरूरी है अपना उज्जवल भविष्य के लिए।
अब बढ़ेंगे अगले वाले पॉइंट की तरफ, कौन सा है, पोल्यूशन। तो आपको पता है पोल्यूशन आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सर्दियों में आप देखते हो दिल्ली वगैरह या फिर कोई भी शहर होगा उसके अंदर फॉग हो जाती है और विजुअलिटी एकदम कम हो जाती है। तो ये भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, इसलिए प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो अब इससे के बारे में देखेंगे अपन। हाँ, अब अपन देखेंगे अगले नंबर जो ऐसे है पोल्यूशन के बारे में। तो आपको पता है पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ये ट्रेंडिंग में रहने वाला टॉपिक है, इसलिए ऐसे आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और ये आज पूछा भी जाता है लगभग हर बार। तो पढ़ेंगे अगले क्या, पोल्यूशन इज द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग इन द टुडेज वर्ल्ड। तो हम सब जानते हैं जो पोल्यूशन है वो सबसे, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या सामने उभर कर आ रही है वो कौन सी है, पर्यावरण प्रदूषण है। आप बताएगा कि प्रदूषण होता क्या है। इट रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द इन्वायरमेंट दैट नेगेटिवली इफेक्ट्स। तो पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है कि वो नकारात्मक, ठीक है, वो खतरनाक पदार्थ जो हमारे पर्यावरण को, मनुष्य को, ह्यूमंस को, एनिमल जानवरों को, पेड़ पौधों को और जो प्रकृति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वही खतरनाक पदार्थ क्या होती है, प्रदूषण का रूप होता है। दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो आपको पता है प्रदूषण के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, पानी प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन मतलब क्या, मृदा प्रदूषण, और नॉइज पोल्यूशन मतलब तो ये अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन के टाइप हो गए। तो इसमें पहला टाइप है एयर पोल्यूशन। तो अपन एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा लिखेंगे। इट इज कॉज बाय द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ द वेस्ट। तो आपको पता है कि वायु प्रदूषण वो किसके द्वारा फैलता है, जो गाड़ी हो गई इनके द्वारा जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों के द्वारा जो धुआं निकलता है, और जो हम सब्सटेंस हो गए जो पदार्थ होते हैं उनको जलाते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, तो उसके द्वारा, उस स्मोक के द्वारा जो प्रदूषण बनता है उसे क्या कहते हैं अपन, वायु प्रदूषण कहते हैं। इट लीड टू द हेल्थ इश्यूज लाइक अस्थमा एंड लंग्स डिजीज। तो इससे क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर अस्थमा और जो लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित क्या करता है, बीमारियों को बढ़ाता है। अब लिखेंगे अपन अगले वाले के अंदर वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन पे क्या है, वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन द हार्मफुल केमिकल्स एंड द वेस्ट आर डंप्ड इनटू रिवर्स, लेक एंड ओशियंस। तो पानी प्रदूषण कैसे फैलता है, जब खतरनाक जो पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, हम जो नदियाँ हो गई, जो झील हो गई और जो समुद्र हो गए उसके अंदर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी जो है वो गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। इसके कारण जो पानी प्रदूषण है वो बढ़ता है। इट इफेक्ट द मरीन लाइफ एंड मेक्स वाटर अनसेफ टू ड्रिंक। तो ये क्या करता है, जो समुद्री जीव जंतु उनको नुकसान पहुंचाता है और जो पानी पीने योग्य है वो भी खराब हो जाता है। अगले वाले पोल्यूशन की बात करें तो वो कौन सा, सॉइल पोल्यूशन। इट इज़ कॉज बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड द प्लास्टिक वेस्ट। तो जो सॉइल पोल्यूशन है वो किसके द्वारा फैलता है, तो सॉइल पोल्यूशन फैलता है किसके, पेस्टिसाइड्स जो यूज की जाती हैं अलग अलग प्रकार की उसके द्वारा, उसका जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसके द्वारा। आपको पता है जो अपन जो प्लास्टिक होता है वो ज़मीन में गाड़ देते हैं, वो 100 साल लग जाते हैं उसको गलने में। और जो अपन केमिकल्स जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो इससे भी ज़मीन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इस चीज़ से क्या होता है, जो आप फसल उगाओगे वो भी ख़राब होती है, और जो सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल जो आपकी ज़मीन है उसकी उपजाऊपन है वो भी ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। अगले वाला है नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन किसके द्वारा फैलता है, जो आप ट्रैफिक होता है, जो गाड़ियाँ होती हैं, हॉर्न होता है, डीजे बजाए जाते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, मशीनें चलती हैं, इसके द्वारा क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन है वो फैलता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। और इसका क्या होता है, ये हमारे सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है और हमारी मानसिक जो शांति है उसको भी प्रभावित करता है। पोल्यूशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो ये सिर्फ अपने भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी समस्याओं को उत्पन्न करने का कारक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्लाइमेट चेंज जो आप देख रहे हो आज के समय में, जो बेवजह की बारिश हो जाती है, अकाल पड़ता है, कभी बहुत ज़्यादा मतलब तूफान आ जाते हैं, तो ये क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई और ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया। जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसका जो क्षरण हो रहा है और जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका बढ़ने को देखने को मिल रही है एनवायरनमेंट में। टू रिड्यूस द पोल्यूशंस वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज। तो हम अगर आप पोल्यूशन प्रदूषण को कम करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं उनको उगाना चाहिए। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, जो हमारे जो
इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो, ऐसा प्रोडक्ट हो गए, ऐसी चीज़ों को यूज करना चाहिए हमें। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और ये 3R का फॉर्मूला होता है, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। मतलब रिड्यूज का अर्थ होता है, जैसे प्लास्टिक का एक उदाहरण ले तो प्लास्टिक को कम यूज करो, और अगर है तो आपके पास उसका बार बार यूज करो, और अगर आप यूज नहीं करना चाहते हो तो उसको रिसाइकल करो, ताकि वही प्लास्टिक है और नया प्लास्टिक नए उसी प्लास्टिक का बार बार यूज हो सके। इट इज़ योर ड्यूटी टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ओवर सेल्स टू द फ्यूचर जनरेशंस। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपना इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखें, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस प्रकृति का अच्छे से आनंद ले सकें। अब बढ़ते हैं अगले वाला जो तीसरा नंबर पैसेज है, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो आपको पता है बेरोजगारी आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसका इसे भी बार बार आता है, तो इसको भी अपने का देखने को प्रयास करेंगे। मैं वही पैसेज लेकर आया हूँ जो ट्रेंडिंग में है और बार बार रिपीटिवली पूछे जाते हैं आपको एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द कंडीशन वेयर पीपुल यू आर विलिंग एंड एबल टू वर्क डू नॉट गेट द जॉब्स। बेरोजगारी क्या है? लोग काम तो करना चाहते हैं, इच्छुक तो हैं काम करने को लेकर, लेकिन क्या हो रहा है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इट इज़ द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड इन मैनी कंट्रीज। और बेरोजगारी है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये बहुत सारे जो शहर हैं, गांव, जो देश हैं, उनके अंदर देखने को मिल रही है। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, खास करके भारत जैसे देश के अंदर। देर आर द मैनी रीजन्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, मतलब जो बढ़ती जनसंख्या, वो इसका मुख्य कारण है। द नंबर ऑफ द पीपुल लुकिंग जॉब्स आर इंक्रीजिंग। तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो जिनको काम चाहिए वो तो बढ़ रहे हैं, बट द नंबर ऑफ जॉब इज़ नॉट, लेकिन उतने कार्य है नहीं। अनोदर रीज़न इज़ द लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोगों के पास पढ़ाई लिखाई भी कम, पढ़ाई लिखाई तो है लेकिन स्किल की कमी है। जैसे भारत के अंदर लोगों के पास डिग्रियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन्हें काम कोई भी नहीं आता है। तो ये भी एक बहुत मुख्य कारण है। मैनी यंग पीपल कंप्लीट देयर स्टडीज बट डो नॉट हैव द स्किल रिक्वायर्ड टू द जॉब्स। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको जैसे लोगों ने RSCIT का, आप में से बहुत लोगों ने RSCIT का कोर्स तो कर रखा होगा, लेकिन उन्हें कंप्यूटर को सही से स्टार्ट करना नहीं आता है। स्टार्ट कर लेते हैं तो उन्हें ऐसे पूछ ले कि MS वर्ड कहाँ पर होता है, तो उसका भी पता नहीं होता है। तो यही है कि लोगों के पास डिग्री तो होती है, लेकिन वो उसका यूज करना नहीं जानते हैं उस चीज़ के बारे में। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैव ऑल्सो रिप्लेस द ह्यूमन वर्क विद मशीन्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। साथ के साथ जो टेक्नोलॉजी तकनीक जो आगे बढ़ी है, इसने क्या किया है, जो इंसानों को, जो मजदूर हैं, इनको मशीन ने रिप्लेस कर दिया बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। तो अब मशीनें आ गई हैं इंसानों की जगह, तो और भी नौकरियों की कमी हो गई है। अगले वाला पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू द मैनी प्रॉब्लम इन सोसाइटी। तो जो बेरोजगारी है वो समाज के अंदर बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न करता है, जैसे इंक्रीज पॉवर्टी, गरीबी बढ़ाता है, क्राइम होता है उसको बढ़ाता है, मेंटल स्ट्रेस अमंग यूथ। और जो अपन यूथ है उसके अंदर किसको बढ़ाता है? मेंटल स्टेट, मानसिक जो तनाव, उसको बढ़ाता है। पीपुल विदाउट जॉब कांट सपोर्ट देयर फैमिली। जो लोग जिनके पास जॉब्स नहीं है वो क्या करते हैं, अपनी जो फैमिली होते हैं, घर वाले, उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। एंड इट इफेक्ट देयर क्वालिटी लाइफ। तो वो क्या होता है, उससे वो अपनी जो क्वालिटी की लाइफ होती है, जो अच्छी ज़िंदगी है, नहीं जी पाते हैं। इट कैन ऑल्सो शो डाउन देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये क्या होता है, कोई भी व्यक्ति की जो आर्थिक जो प्रगति है, मतलब पैसे उसके पास और आने चाहिए थे, वो नहीं आ पाते हैं, और ये देश के लिए भी नुकसानदायक होता है। टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को स्किल सिखाने के कुछ प्रोग्राम है वो शुरू करने चाहिए। इनक्रेज स्मॉल बिजनेस, जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, उसको बढ़ावा देना चाहिए, और हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर शुड आल्सो हेल्प बाय क्रिएटिंग मोर जॉब एंड अपॉर्चुनिटी। और जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो और ज़्यादा मददगार सिद्ध हो सकती हैं हमारे जॉब पैदा करने के लिए। इन कंक्लूजन अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सीरियस इशू दैट नीड अटेंशन। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत सीरियस इशू है जिस पे अपने को ध्यान देने की जरूरत है। एवरी इंडिविजुअल शुड ट्रेन एंड गिवन इक्वल चांसेस टू अर्न लिवलीहुड एंड लिव विद डिग्निटी। तो प्रत्येक व्यक्ति है उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए ताकि उसको अच्छे से ज़िंदगी जीने का मौका मिले। अब लास्ट में सिर्फ 2 ही पैसेज बचे हैं आपके सामने। पहले वाला है डोरी सिस्टम, दहेज का, और अगला है पॉपुलेशन का।
अब बात बोले अगले वाला पॉइंट है द डोरी सिस्टम। डोरी मतलब दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा पे लिखेंगे द डोरी सिस्टम इज ए सोशल इविल दैट द स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स इन इंडिया। तो जो दहेज प्रथा है वो हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है और ये आज के समय भी पाई जाती है। इट रेफर टू द प्रैक्टिसेज वेयर द ब्राइड फैमिली गिव्स मनी गिफ्ट और प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वर पक्ष होता है या फिर जो लड़की के घर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो लड़के वाले के घर वालों को क्या देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, पैसे देते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह देते हैं एट द टाइम ऑफ द मैरिज, शादी के समय। ऑल्दो डाउरी इज इलीगल इन इंडिया, इसके बावजूद कि जो दहेज प्रथा है वो भारत के अंदर क्या है, अवैध है या फिर इलीगल है, कानूनी अपराध है। इट इज़ वाइडली प्रैक्टिसेड, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है, फिर भी ये चीज़ देखने को मिलती है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, खास करके जो ग्रामीण इलाका होता है उसके अंदर। द डाउरी सिस्टम कॉज ग्रेट हार्म्स टू सोसाइटी, जो ये दहेज प्रथा है ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे समाज के लिए, हमारे बहुत बड़ा एक कलंक के रूप में है। इट पुट्स द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ब्राइड्स फैमिली, ये जो लड़की जो वधु पक्ष होता है उसके ऊपर क्या है, फाइनेंशियल पैसों का बर्डन डालती है, पैसों की दबाव डालती है। समथिंग स्पेशली द लोन्स एंड डिबेट, कुछ लोग इससे क्या हो जाते हैं, कर्जे में दब जाते हैं। इन मैनी केसेस गर्ल्स आर ट्रीटेड बैडली और इवन टॉर्चर्ड बाय द हस्बैंड्स फैमिली, और काफ़ी जगह तो ये देखने को मिला है कि जो लड़कियां हो गई और जो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है अगर उन्हें दहेज नहीं दिया जाता है तो। इफ़ द डोरी इज़ नॉट कंसिडर्ड इनफ, सम ट्रेजिक केसेस इवन द डोरी दैट और सुसाइड्स, और काफ़ी केसेस में तो ये भी देखने को मिला अगर दहेज नहीं दिया गया तो लड़की को मार दिया जाता है या फिर वो सुसाइड कर लेती है प्रेशर में आकर। द सिस्टम ऑल्सो क्रिएटेड ए माइंडसेट दैट गर्ल्स आर बर्डन, तो ये चीज़ ये प्रथा हमारे समाज में इस तरीके से दिखाती है कि जो लड़कियां हैं वो समाज के लिए क्या है, बर्डन है, बोझ हैं। विच इफेक्ट द जेंडर इक्वेलिटी, और यही चीज़ हमारे समाज में जेंडर इक्वेलिटी है, सामाजिक जो एक समानता उसके बीच में फर्क दिखता है। इट डिस्करेज द बर्थ ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन एंड लीड द डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एंड राइट, तो इससे क्या होता है, जो लड़कियों का जन्म दर है वो भी कम होती है और जो लड़कियों के साथ पढ़ने में या फिर और चीज़ों में असमानता देखने को मिलती है। टू स्टॉप द डाउरी सिस्टम, अगर दहेज प्रथा को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट, हमें क्या है, जो कड़े कानून है उनको लागू करना चाहिए। सोशल अवेयरनेस क्या हो गई कि सामाजिक जागरूकता फैलानी चाहिए, एजुकेशन है उसको फैलाना चाहिए। यंग पीपुल्स शुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और गिव द डाउरी एंड प्रमोट द सिंपल रिस्पेक्टफुल मैरिज, तो लोगों को जो नए युवा पीढ़ी है उसको क्या करना चाहिए, जो दहेज प्रथा है उसको मना कर देना चाहिए और जो शादी है उसको एकदम सिंपल साधारण व दहेज से नहीं लेना चाहिए। इन कंक्लूजन द डोरी सिस्टम इज़ आउटडेटेड एंड हार्मफुल प्रैक्टिस, अगर अपन सीधे तरीके से बात करें तो जो डोरी सिस्टम है वो क्या है, पुराना हो चुका है और हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा है। वी मस्ट कम टुगेदर एज ए सोसाइटी टू एंड दिस एविल एंड इंश्योर द रिस्पेक्टफुल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल वुमेन्स, तो हम सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए ताकि इस जो ये बुरी प्रथा है इसको ख़त्म कर सकें और महिलाओं को एक बराबर अधिकार मिल सकें, इसके लिए हम प्रयास कर सकें। तो ये वाला था पूरा डोरी सिस्टम पे, और अपन लास्ट पैसेज पढ़ेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन। फिर अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ जाएंगे। पॉपुलेशन क्या होगी, जनसंख्या। अब आपको पता है भारत के अंदर जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है, तो ये भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस पर बार बार प्रश्न आते हैं। साथ के साथ जनगणना भी अब करवाई जाएगी, तो सेंसेक्स वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये किससे जुड़ा होता है, पॉपुलेशन जनसंख्या से संबंधित होता है, तो ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। पॉपुलेशन रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया और कंट्री, तो जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो किस चीज़ को बताती है कि कितने लोग हमारे जो एरिया में या देश में रहते हैं, इस चीज़ के बारे में बताती है। वाइल पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी साइन ऑफ डेवलपमेंट, जो जनसंख्या का बढ़ाव है वो डेवलपमेंट, कोई भी देश है उसके विकास का एक क्या होता है, साइन होता है। लेकिन ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन के एक बहुत बड़ी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब अगर कंट्रोल रूप से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो देश विकास होगा, आपको पता है, नए लोग आएंगे, यूथ आएगी, नई सोच आएगी, तो उससे देश का विकास होता है। लेकिन वही पॉपुलेशन अगर कोई ज़्यादा हो जाए तो वो क्या देश के लिए नुकसानदायक भी होती है। तो आपको पता है अति हर चीज़ की ही बुरी होती है।
इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो आपको पता है चाइना के बाद में, और अब तो हमने चाइना को भी क्रॉस कर दिया पॉपुलेशन के मामले में। तो यही होता है अभी तक। लेकिन आधिकारिक जो जनगणना है 2011 की, उसके अनुसार तो हम दूसरे स्थान पर हैं। तो वही बात की गई है कि हम दूसरे स्थान पर हैं पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन के मामले में। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिएट्स प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि खनिज हो गए, इन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। मतलब अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। जमीन, जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं, पहले कोई भी गांव होता था उसमें हर व्यक्ति के पास 10 से 15-20 बीघा की ज़मीन होती थी खेती के लिए। आज देख लो कोई भी व्यक्ति है उसके पास वही ज़मीन उसके बेटों के पास कितनी बच गई है, 3 से 4 बीघा तक ही बच गई है। तो यही चीज़ होती है कि जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है फूड सप्लाई, हाउसिंग एंड एजुकेशन। तो इससे हर चीज़ प्रभावित होती है, घर हो गए, शिक्षा हो गई, और जो खाना पीना है वो भी, एंड एम्प्लॉयमेंट, और साथ के साथ जो बेरोजगारी है वो भी इससे बढ़ती है। मोर पीपुल्स मीन्स मोर डिमांड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको पता है जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी दुनिया में क्या है, सीमित है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। दिस लीड टू द अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड डिक्लाइन इन द इक्वलिटी ऑफ द लाइफ। तो इससे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, और अपनी जो ज़िंदगी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अच्छी ज़िंदगी, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉज द होम प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैफिक जाम, पॉपुलेशन है, हेल्थ इश्यूज। साथ के साथ जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो क्या करती है, ट्रैफिक जाम हो गया, पोल्यूशन प्रदूषण हो गया, और हेल्थ अपने शरीर जो बीमारियां हो गई वैसी भी प्रॉब्लम्स को कॉज करती है। इट बिकम डिफिकल्ट टू गवर्नमेंट प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटी लाइक क्लीन वाटर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू एवरीवन। अब क्या होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हर व्यक्ति के लिए सरकार नीतियाँ भी नहीं बना सकती, चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं करा सकती। जैसे हर व्यक्ति पर के पास साफ पानी नहीं पहुँचेगा, अच्छी सुविधाएं नहीं पहुँचेंगी, स्वास्थ्य से संबंधित एजुकेशन शिक्षा नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो हर व्यक्ति तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आप एक तो कोई चीज़ है वो एक व्यक्ति को दी जाए और एक का कोई 10 व्यक्तियों को दी जाए तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। The main reason for population growth include lack of awareness, illiteracy and poor family planning। तो जो पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या होता है, लोगों को जागरूकता कम है, अशिक्षित हैं, गरीब परिवार होते हैं, जो मतलब अच्छे से परिवार नियोजन की बातें नहीं करते हैं। Many families have more children without realizing that the long term impact। तो लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारा ज़्यादा विकास होगा, लेकिन इसका क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है हमारे समाज के ऊपर। टू कंट्रोल द पॉपुलेशन वी नीड टू प्रमोट एजुकेशन। तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, ठीक है, स्पेशली महिलाओं को, और अवेयरनेस फैलानी चाहिए फैमिली प्लानिंग से संबंधित। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो सपोर्ट द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी दैट इंक्रीज द स्मॉलर फैमिलीज। साथ के साथ सरकार है वो जैसे उनके अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को लागू करना चाहिए। जैसे कि सरकार का नियम है कि सरकारी नौकरी में 2 से ज़्यादा बच्चे वाले नहीं लग सकते हैं, तो ऐसे कुछ पॉलिसी लगाएंगे तो इससे क्या होगा, लोग हैं वो अवेयर होंगे और जागरूक होंगे। इन कंक्लूजन पॉपुलेशन ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर बैठा हो। जैसे कि आप अपने फिर किस में लिखो, सेंडर्स एड्रेस में क्या क्या लिखना था, खुद के बारे में लिखना होता है, और वो सेंडर्स एड्रेस आपको दे के रखेगा ऊपर। जैसे आपका हाउस का नाम क्या है, आप कौन से शहर से हो, आपका पिन कोड क्या है, और किस डेट को आप वो लिख रहे हो, ये सारी सूचना आपको दे के रखेगा। फिर 2 में क्या आएगा कि कौन किसको लिख रहे हो तुम। फ्रॉम में सेंडर्स एड्रेस में खुद का आता है, और 2 में किसका आता है, जिसको आप लिख रहे हो। जैसे कि रेसिपिएंट, जैसे जो अधिकारी को, जैसे कि आप लिख रहे हो कोई भी बिजली विभाग के अधिकारी को, तो आप वहाँ के जेएनएम जो अधिकारी होता है उसका नाम आ जाएगा, उसका इंस्टीट्यूट होता है जैसे जलदायु विभाग हो गया, और नीचे उसका कहाँ पर, जैसे अगर मान लीजिए जयपुर है तो आप नीचे कहाँ पर लिख दोगे, जयपुर लिख दोगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको एकदम सेम टू सेम चीज़ों को फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहले आप खुद का स्ट्रीट वगैरह के नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे वहाँ पर, और किस डेट को लिख रहे हो ये लिखोगे। फिर नीचे 2 लिखोगे, उसके अंदर जो सामने वाला अधिकारी है उसकी क्या पोस्ट है वो आपको क्वेश्चन में दे के रखेंगे, वो लिखोगे। वो किस पद पर काम करता है ये लिखोगे, और उसका क्या एड्रेस है वो लिखोगे। समझ में आ गया अच्छे से आपको फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। अगले वाला पॉइंट है, फिर क्या लिखना होता है आपको, सब्जेक्ट लिखना होता है कोई भी फॉर्मल लेटर लिखने में। तो आप अब सब्जेक्ट क्या होता है, विषय, तो आपको विषय उसके अंदर दे के रखेंगे। जैसे आपको लिखा गया कि पानी, आपके शहर में पानी की किल्लत पर लिखिए, तो आप पानी की किल्लत पर लिखोगे। ठीक है,
जैसे कि आपने लिखा हमारे शहर में बढ़ती पेयजल की समस्या, हिंदी में, इंग्लिश में आप लिखोगे वाटर स्केर्सिटी इन योर लोकेलिटी। तो ये होता है, इस प्रकार से आपको वहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेना होता है ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति उसको डायरेक्ट पता चल जाए कि इस चीज़ के बारे में है ये। फिर अगले वाला पॉइंट क्या होता है, आपको लिखना होता है रेस्पेक्टेड सर या मैम। जो भी आप, अगर लड़के हो तो फिर सर लिख दो, और अगर लड़की हो तो आप मैडम लिख सकते हो, अपने जेंडर के हिसाब से आप लिख सकते हो इस चीज़ को। फिर क्या आएगा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू। अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिख लेना होता है कि मैं ये लेटर है वो इसलिए लिख रही हूँ। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले सामने वाले को रिस्पेक्ट से बोलना होता है। फिर क्या करना होता है, आपको आप किस प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में बता देना है। ठीक है, एक दो पॉइंट है, आप स्टार्टिंग के अंदर उस पहले ये लिखो कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसको डिटेल कर दो। जैसे पानी की किल्लत के बारे में लिख रहे हो तो आप डिटेल में क्या करोगे कि हमारे शहर में पिछले 2 महीने से जो ट्यूबवेल है वो ख़राब हो गई है और उसको अभी तक आपके जलदाय विभाग के द्वारा उसकी जो तकनीकी सुधार नहीं किया गया है। तो ये क्या हो गई, उसकी डिटेलिंग हो गई, और इसके कारण हमारे जो शहर है उसके अंदर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ रही है। समझ में आ गया, ऐसे आपको डिटेलिंग करनी होती है। फिर नीचे की 2-3 लाइनों के अंदर, और लास्ट में क्या करना होता है, आपको सॉल्यूशन देना होता है। आपको रिक्वेस्ट करनी होती है कि सर आप हमारे जो ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल है, उसको जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास करें। तो ये आपको लास्ट में उस चीज़ का सॉल्यूशन देना होता है। यही होता है, सबसे पहले आपको थोड़ी प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम बताओ कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसकी डिटेलिंग करो, फिर उसका सॉल्यूशन करो, लास्ट में उसकी थोड़ी रिक्वेस्ट कर दो। ये वाला पॉइंट होता है बीच में। आखिर का पॉइंट होता है थैंक यू लिखना होता है आपको, और वही जो आप बचपन में लिखते थे स्कूलिंग के अंदर, योर सिंसियरली व ओबीडियंटली, आपका नाम, आपका जो पोस्ट है वगैरह है वो जो भी हो, और लास्ट में आपको अपने सिग्नेचर वगैरह कर देने होते हैं। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब इसमें नंबरिंग किस हिसाब से होती है, जो आपका हेडिंग होता है इसके आपको मिलते हैं 2 नंबर पूरे के पूरे जो लेटर के अंदर। फिर जो बीच का आता है, बीच का जो आप मैटर लिखते हो इसके कितने नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, और लास्ट के जो आप लिखोगे इसका नंबर 1 नंबर मिलोगे। तो अगर 5 नंबर का है तो इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। आपको जो स्टार्टिंग में जो एड्रेस वगैरह लिखते हो इसके 2 नंबर मिल जाते हैं आपको, और जो सब्जेक्ट वगैरह लिखते हो नीचे इसका आपको 2 नंबर, और लास्ट वाले का आपको 1 नंबर मिलता है। आपको किस हिसाब से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है ये भी पता चल गया होगा। नंबरिंग किस हिसाब से करता है एग्जामिनर ये भी मैंने बता दिया साथ के साथ। अब अपन एक उदाहरण देकर भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि यू आर अर्पित, राइट ए लेटर टू द चीफ एडिटर ऑफ द न्यूज दिल्ली, हाईलाइट द पोर कंडीशन रोड इन योर लोकेलिटी। तो आपको चीफ एडिटर है जो न्यूज दिल्ली का, उसको लिखनी है किस बारे में, जो आपका जो शहर है उसकी जो गांव है उसकी जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। तो इसके बारे में आपको अपने शहर का जो न्यूज दिल्ली का जो एडिटर उसको लिखना है। तो सबसे पहले, और आपका नाम क्या है, अमृत है, तो अमृत के द्वारा लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था मैंने, जो लिखेगा उसके बारे में एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा था अमृत का नाम लिख दिया, अमृत कुमार, वो रहता कहाँ पे है। अब एड्रेस आपको खुद से बनाकर कुछ भी लिख देना है, चाहे आपका गांव का ही लिख दो आप, ठीक है। एक यहाँ पे लिखा है 123 शांति नगर लाजपत नगर न्यू दिल्ली, उसका अपने आप में पिन कोड लिख दिया, और डेट लिखना अनिवार्य है। तो आप डेट लिखना मत भूलना, ठीक है। एड्रेस आप अपने हिसाब से बनाकर लिख देना, नाम आपको ऊपर देकर ही रखेंगे, लेकिन डेट है वो जरूर से लिखनी है, जिस दिन आपका एग्जाम हो वही डेट लिख देना। फिर क्या पॉइंट आएगा, 2, जो आप किसको लिखे, जिसको लिखेंगे वो उस 2 लिखकर उसके नीचे जो लिखने वाले का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा था, द चीफ एडिटर, या फिर आपको भी कोई भी अधिकारी के बारे में जो लिखना होगा उसका नाम लिख देना है। फिर न्यूज डेली, या फिर जिस न्यूज को लिख रहे हो, या फिर और कोई अधिकारी के जिस पद पर है उस पद का नाम लिख देना है, और कहाँ पर वो कार्यरत है उसका नाम लिख देना है। जैसे कि दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली, जयपुर, महाराष्ट्र, जो भी दे के रखा तो वो लिख देना, वरना अपने मन के हिसाब से लिख देना। और ऐसे नहीं करना आपको कि आप खुद का एड्रेस दे रहे हो राजस्थान का, और आपने जो अधिकारी काम करता है उसका लिख दिया आपने तमिलनाडु का। ऐसा नहीं करना, लगभग कोशिश करना कि आप राजस्थान के हो तो खुद राजस्थान के बारे में ही लिखने की कोशिश करना। ऐसे नहीं है कि आप हो राजस्थान के खुद और लिख रहे हो कि तमिलनाडु में समस्या चल रही है सड़कों की, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगले वाला पॉइंट है सब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट है, विषय है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही देके रखेंगे। अब यहाँ पर क्या आपको सब्जेक्ट निकल कर आ रहा था,
द पुअर कंडीशन ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी। तो आपको ऐसा का ऐसा छाप देना है, सीधी बात है ये सब्जेक्ट में। फिर आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सरिया मैडम। ये लिखने के बाद में आप लिखोगे थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश द ड्रा अटेंशन टू द कंसर्न अथॉरिटी ऑफ डिटोर्डिंग कंडीशन इन योर लोकेलिटी, सातपत नगर, शांति नगर, लाजपत नगर। तो इतनी लाइन तो आपको अगर चीफ एडिटर का आए तो रट लो ये वाली लाइन। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द अटेंशन कंसर्न अथॉरिटी ऑफ योर डिटोर्ड कंडीशन। तो इसने ये बताया कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो संबंधित जो विभाग है कि हमारे जो नगर है वहाँ पर लाजपत शांति नगर है, वहाँ पर क्या हो गई जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये इतनी लाइन एकदम अगर एडिटर का आया है तो आपको ऐसी कैसी चिपका देनी एकदम से। तो इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको और अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। अगले वाला पॉइंट है द रोड हेयर आर फुल ऑफ पोर्ट होल्स। तो उसने बताया कि भाई अब वो पहले उसने बता दिया, सबसे पहले उसने क्या बताया कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ। अब वो उसकी डिटेलिंग करेगा। देखो डिटेलिंग में कैसे करता है। जो हमारे जो नगर है वहाँ की जो सड़कें हैं वो क्या किससे खड्डों से भरी हुई हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर डैमेज्ड एंड ड्यू टू द मेंटेनेंस एंड फ्रीक्वेंट वाटर लॉगिंग। तो वो बता रहा है कि वो लगभग क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, डैमेज हो चुके हैं, उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत है और वहाँ पर लगातार खड्डों में पानी भरा रहता है, वाटर लॉगिंग होती रहती है। दिस सिचुएशन बिकम वर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जैसे ही मानसून आता है, बारिश का मौसम आता है, ये सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। मेकिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर रेजिडेंट, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उसके लिए तो यह समस्या और भी बढ़ जाती है। स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन, और खास करके जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए तो जो यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। टू वॉक एंड कम्यूट, और चलने फिरना तक मुश्किल हो जाता है। सेवरल एक्सीडेंट्स हैव occurred रिसेंटली ड्यू टू द ब्रोक एंड अनइवन सरफेस। तो जो सड़क है वो टूटी हुई है, इसलिए बहुत सारे बीच बीच में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उस सड़क की कंडीशन के कारण। तो ये तो था, उसने पहले बताया। अब उसने प्रॉब्लम को अच्छे से डिटेल कर दी। अब वो उसका सॉल्यूशन भी बताएगा और रिक्वेस्ट भी करेगा। तो क्या होगा, डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स टू योर लोकल अथॉरिटीज, मतलब हमने लगातार शिकायत करी है लोकल अथॉरिटीज जो संबंधित विभाग है उससे। नो अटेंशन हैज बीन टेकन सो फार, तो विभाग उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट दिस इशू। अब वो क्या कह रहा है कि आप एक काम कीजिए, अपने न्यूज़पेपर है उसमें इस जो खबर को छापिए ताकि उन लोगों तक और अच्छे से प्रेशर बन सके। सो दैट द मनीपुलिस कॉर्पोरेशन टेक द प्रॉम्प्ट स्टेप टू रिपेयर द रोड्स। तो जो नगर पालिका है वो जल्द से जल्द कदम उठाए और इस सड़क को सुधारने का प्रयास करे ताकि जो यहाँ पर लोकल लोग जो रहते हैं उनकी सेफ्टी है वो बनी रहे। तो ये वाला था, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से इस चीज़ को समझ लेना कि लेटर लिखने का क्या तरीका होता है। पहले लिखो कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसकी डिटेल दे दो जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, और लास्ट में सॉल्यूशन प्लस रिक्वेस्ट कर दो। ऐसा आपको कोई नहीं समझाने वाला है जितने मैंने डिटेल से आपको चीज़ों को समझा दिया है। लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू और अपने बारे में योर। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जर्नल इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है या फिर इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है उससे संबंधित आज मैं आपके सामने वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। वन शॉट वीडियो मतलब इसी वीडियो के अंदर आपके जितने भी यूनिट हैं, चाहे उसमें ग्रामर आती हो, चाहे उसमें पैसेज आता हो, चाहे लेटर ईमेल कुछ भी आता हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर करवाने वाला हूँ। साथ के साथ जो क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट वो भी करवाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट जो ऐसे राइटिंग आती है वो भी करवाने वाला हूँ। लेटर लिखने का तरीका क्या होता है ये भी बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप मान लीजिए रामबाण वीडियो है। अगर आप काफ़ी बच्चे कहते हैं सर मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, मैंने तो कभी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, बहुत मुश्किल से पास होता था। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो भी अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि आप बहुत आराम से पास हो जाओगे और बहुत अच्छे अंकों के साथ पास होगी, ये भी बता देता हूँ। लेकिन आपको सबसे पहले करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। आपको बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि आपको पता है दोनों चीज़ें फ्री है। आप में से 90% बच्चे चैनल को वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और पास में जो ज्वाइन बटन है उसको भी दबा देना सब्सक्राइब बटन के पास में। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट है जो आपको
ईमेल लिखना आता है काफ़ी यूनिवर्सिटी में, और जो कल आपका पेपर उसके अंदर भी ईमेल आने वाला है। तो ईमेल लिखने का तरीका क्या होता है पहले मैं वो समझाऊंगा, फिर आपको एक उदाहरण दूंगा, फिर अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जब ईमेल लिखते हैं, वैसे तो ईमेल और जीमेल एक ही चीज़ होती है, दोनों की दोनों चीज़ें, ठीक है। फर्क इतना अलग अलग कंपनी की होती है। जीमेल होती है वो गूगल मेल के द्वारा हो जाती है, ठीक है। तो सभी जो मेल होती हैं उनका लिखने का एक ही तरीका होता है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है जिस व्यक्ति के द्वारा जो जीमेल लिखी जा रही है। जैसे आप है, आपका नाम संजीव है, आपकी जो जीमेल आईडी है या फिर ईमेल आईडी है वो क्या नाम है, संजीव 124@gmail या email.com। तो ये क्या हो गई, आपकी जो खुद की जो ईमेल आईडी जहां पर लगती है वो वहां पर क्या लिखा आएगा साइड में उसके, फ्रॉम। आज आप अच्छे से जीमेल को चेक करना, आपको देखने को मिलेगा वहां पे फ्रॉम, जो इसके द्वारा लिखी जा रही है उसका जो ईमेल एड्रेस आता है उस वहां पे क्या लिखा होता है, फ्रॉम लिखा होता है। फिर आप जिस व्यक्ति को भेजना चाहते हो, वहां पर क्या लिखा होगा, टू लिखा होगा, ठीक है। जैसे कि आप भेजना चाहते हो मोहन को, तो उसकी जीमेल आईडी है मोहन सिंह और 43@email.com। तो आप उसको भेजना चाहते हो तो टू पर किसका लिखोगे, जिसको ईमेल है वो भेजना चाहते हो उसकी ईमेल लिखी जाती है। फिर अगले वाला पॉइंट क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके नीचे क्या आता है, फ्रॉम टू के नीचे क्या आता है, आप अच्छे से चेक करना, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है कि आप किस विषय पर लिखना चाहते हो। जैसे कि आपको क्या चाहिए, मान लो कि एग्जाम का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप लिखो दोगे रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम सर्टिफिकेट। तो जो इस चीज के लिए चाहिए, जैसे आप लेटर में भी तो लिखते थे सब्जेक्ट, वैसे ही लिखना होता है ईमेल के अंदर भी सब्जेक्ट विषय, ताकि जो ईमेल को पढ़ने वाला उसको सीधा सीधा पता चल जाए कि ये ईमेल इस चीज के बारे में है। फिर आपको क्या देना होता है, संबोधन देना होता है, सेम रिस्पेक्टेड सर मैडम, आप जो भी देना चाहो, आप जिस भी अधिकारी को लिखना चाहते हो, रिस्पेक्टेड एडिटर आप, या फिर एडिटर, जो भी लिखना चाहो, जो भी आपके जो एग्जाम के अंदर दे के रखेंगे कि आपको एडिटर को लिखना है, आपको प्रिंसिपल को लिखना है, कॉलेज स्टाफ को, जिसको भी लिखना है, तो आपको वहां पर रिस्पेक्टेड के साथ सर मैडम जो भी लिखना चाहो वो आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर आगे का आपको जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर नीचे के अंदर आपकी जो समस्या है वो पूरी की पूरी बतानी होती है कि आप इस ईमेल के अंदर क्या क्या चीज पाना चाहते हो। जैसे कि इसके अंदर आपने क्या लिखा हो, सबसे पहले आप आपका पूरा नाम लिख दिया, स्टूडेंट ऑफ उस जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट हो उसके लिख दिया, करंटली स्टडिंग इन सेमेस्टर, तो आप कौन सी सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हो ये बता दिया आपने साथ के साथ। तो समझ रहे हो, आपको सबसे पहली जो लाइनें होती है उसमें खुद के बारे में बताना होता है कि भाई ये चीजें हैं, ठीक। फिर क्या बताना, फिर दूसरी और तीसरी लाइनें होती हैं, इसके अंदर आपको क्या बताना था, अपनी समस्या, कि भाई मैंने ये जो ईमेल लिखी है वो क्यों लिखी है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, और या फिर मुझे क्या चीज़ चाहिए आपसे, तो उस चीज़ के बारे में लिखते हैं। जैसे कि इसमें उसको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो उस चीज़ के बारे में लिखेगा। क्या लिखेगा, आई एम राइटिंग दिस मेल टू स्टेट द पर्पज ऑफ रिक्वेस्टिंग द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, सर्टिफिकेट के लिए। तो इसमें और अगर आपको एडिटर वगैरह से कोई चीज़ चाहिए तो आपको एडिटर को संबोधित करके यहाँ पर लिख देना होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जो चीज़ आपको चाहिए उसको बीच में लिखा जाता है। फिर लास्ट के जो 2 पंक्तियाँ होती हैं, लास्ट की जो 2 से 3 पंक्तियाँ होती हैं, इनमें आपको सॉल्यूशन या फिर आपको रिक्वेस्ट करनी होती है उस सामने वाले इंसान से कि आप इस चीज़ का, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हमें करके दो। जैसे कि आई होप ग्रेटफुल इफ यू काइंडली मेंशन डिटेल, प्लीज लेट मी नो इफ एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो लास्ट में आपने कहा कि सर हमें आखिर में जो हमारा सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप प्रोवाइड करवा दीजिए, अगर इसके अलावा और कोई सूचना चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। तो ये होता है जो ईमेल लिखने का कोई भी प्रारूप होता है, उसमें सबसे पहले 2 लाइनों में आपको खुद के बारे में बताना होता है, जो आपका पद हो गया, आपका नाम हो गया, आप कहाँ पर कार्य करते हो, ठीक है, डेट वगैरह भी डेट नहीं डालनी होती है, आपको इस चीज़ के बारे में बताना होता है। फिर अगली जो 2 लाइनें होती हैं, इसमें आपको समस्या, 2 से 3 लाइन, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए वो मेंशन करके रखेंगे क्वेश्चन में, वो देनी होती हैं। और लास्ट की जो 2 लाइनें होती हैं वहाँ पे आपको क्या करनी होती है, रिक्वेस्ट करनी होती है, फिर सॉल्यूशन देना होता है। और आप एंडिंग करोगे तब क्या लिखोगे, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। तो ये आपको लास्ट की लाइनें लिखनी होती है। फिर आपको नीचे वही योर सिंसियरली, आपका नाम, रोल नंबर और जो कोर्स वगैरह जो भी चीज़ हो, आपका खुद का नाम और जो आईडी वगैरह जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप लिख देना। तो ये पूरा ईमेल लिखने का पूरा फॉर्मेट होता है। अब जैसे पिछली साल के पेपर में जो प्रश्न आया था मैं वो सोल्व करके बता देता हूँ, आपको और अच्छे से चीज़ों का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यही है,
यू आर द मयूर राइट एन ईमेल टू द मैनेजर ऑफ योर बैंक इन्फॉर्मेशन हिम अबाउट द इंक्रीजिंग द साइबर फ्रॉड। तो आप मयूर नाम के कोई विद्यार्थी हो या कोई व्यक्ति हो जिसको ईमेल लिखनी, किसको, बैंक मैनेजर को, किसके बारे में, कि जो साइबर फ्रॉड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है इस चीज़ के बारे में। तो ऐसा ही आपके भी आएगा जो ईमेल है। तो अब आपको किस तरीके से लिखना है उसको, तो सबसे पहले आपको टू लगाकर लिखना है। जैसे आपने मैनेजर लिख दिया, @ बैंक का नाम लिख दिया, या फिर कोई अगर न्यूज़पेपर का आ गया तो न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया, तो यहाँ पर बैंक का नाम लिख दो SBI.com। ठीक है, अगर बैंक का नाम आ गया तो आप लिख दो thehindu.com। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। SBI होगी, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होगा तो आपको कोई भी मैनेजर, एडिटर लिखकर @ लगाकर उस बैंक वगैरह का, इंस्टीट्यूट का नाम लिखकर आपको .com लगा देना है। फिर आपको सब्जेक्ट, तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट क्या दे रखा था, इंक्रीजिंग द साइबर फ्रॉड। तो ऐसे आपको भी दे के रखेंगे। आपको सबसे पहले लिखना है कंसर्न्स रिगार्डिंग, फिर यहाँ पर आपको कुछ लाइनें दे के रखेंगे। आपको इतना तो पता ही चल जाएगा किस बारे में है, तो आपको वो लाइनों को लिख लेना अच्छे से। फिर अगले वाला पॉइंट है, आपको मैंने बताया था आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी आप लिखना चाहो। अगर आप लड़के हो तो सर लिख देना, और अगर लड़की हो तो मैडम लिख देना, या फिर दोनों लिखना चाहो तो दोनों भी लिख सकते हो, लेकिन अपने जेंडर के हिसाब से लिखते हो वो ज़्यादा सही रहता है। फिर अगले वाला पॉइंट है आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये वाला पॉइंट आपको लिखना होता है कि भाई मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे हो। फिर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको खुद के बारे में बताना है। आई एम ए मयूर ए सेविंग अकाउंट होल्डर एट योर ब्रांच। तो मैंने बता दिया कि पहले वो खुद के बारे में बताएगा। तो इस यहाँ पर क्या बताया, उसने बताया कि मेरा नाम मयूर है और मैं इस बैंक के अंदर अकाउंट होल्डर हूँ। ठीक, अब आई एम राइटिंग टू ब्रिंग यू अटेंशन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड बीइंग रिपोर्टेड। तो ये इसने पहले अपने बारे में बता दिया कि भाई मेरा सेविंग अकाउंट है, और मैं ये इसलिए लिखना चाहता हूँ क्या, ताकि जो साइबर फ्रॉड है वो बढ़ रहे हैं, फिर उसके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो जो वो न्यूज़ है वो लगातार पब्लिक के अंदर निकल के आ रही है, तो वो इस बारे में लिख रहा है। तो उसने सबसे पहले किसके बारे में बताया, अपने बारे में बता दिया है। अब वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसने उसके बारे में बताया, अब उसके ऊपर वो डिटेल करेगा कि भाई उसकी प्रॉब्लम है उसका कैसे पता चला। Many people, especially the elder and the less tech-savvy individuals, are falling victim to siphoning calls, fake message। तो उसने बताया है कि बहुत सारे लोग, अब आप उस समस्या के बारे में थोड़ा डिटेल दोगे कि ये हुई किस तरीके से। ठीक है, तो इसने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो खास करके जो बूढ़े हैं, जो कम पढ़े हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का कम नॉलेज है, वो क्या है उनके, वो इन सब जो साइबर फ्रॉड है उसका क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। किसके द्वारा हो जाते हैं, फेक मैसेज आते हैं जो लोगों के पास कि आपने 1000 रुपये का लॉटरी जीत ली है, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली है, आप अगर इस पे कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको 1000 रुपये का कूपन कोड मिल जाएगा। ऐसे जो मैसेज आते हैं, इनसे क्या होता है, साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है। एंड ऑनलाइन स्कैम दैट अपीयर टू बी ट्रस्टेड बैंकिंग सोर्स, और बैंकिंग के नाम पर, बैंक के जो ऑनलाइन जिस पे लोग विश्वास करते हैं उनके नाम पर लोग क्या कर लेते हैं, ठगी कर लेते हैं। जैसे ATM का पिन पूछ लेते हैं लोगों से, या फिर आपका अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इस प्रकार की चीजें। हैज ए रिस्पॉन्सिबल कस्टमर, आई बिलीव इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक टू टेक द प्रोएक्टिव मेजर्स। तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार एक ग्राहक होते हुए अपने बैंक का, मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूं कि जो आप बैंक है वो क्या लेगा, आगे बढ़कर थोड़े स्टेप्स लेगा ताकि साइबर फ्रॉड को थोड़ा नियंत्रण में किया जा सके। जैसे कि सच एज द स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू द SMS। अब उसने पहले प्रॉब्लम बता दी, अब क्या बता रहा हो, सॉल्यूशन बता रहा है। लास्ट के 2 मैंने क्या बताया, लास्ट के 2 में वो कोई भी व्यक्ति है वो सॉल्यूशंस बताएगा उस प्रॉब्लम के बारे में। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। सच एज स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू SMS। तो आपको क्या करनी है, लोगों के पास मैसेज भेजने। जैसे आप देखते हो आपके पास भी बैंक का मैसेज आता है कि बैंक वो किसी भी व्यक्ति से पिन हो गया, OTP हो गया, या फिर कोई भी सूचना नहीं पूछता है, और ना ही कोई बैंक का जो कर्मचारी वो आपके पास फोन करेगा। तो ये क्या हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो ये भी व्यक्ति ये कहना चाहता है कि ईमेल हो गई, वर्कशॉप हो गई, और जो पढ़े लिखे जो ग्राहक हैं आपके, उनको आप समझाकर क्या कर सकते हो, इस अवेयरनेस फैला सकते हो साइबर फ्रॉड के खिलाफ, ताकि साइबर फ्रॉड का धीरे धीरे कम हो सके। अब लास्ट में उसने सबसे पहले अपने बारे में बताया, प्रॉब्लम बताई, थोड़ी डिटेलिंग करी, और उसके बाद में उसने सॉल्यूशन बता दिया। अब वो रिक्वेस्ट करेगा लास्ट में, आई रिक्वेस्ट यू टू द काइंडली कंसिडर इनहेंसिंग द कस्टमर एजुकेशन एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर द डिजिटल सेफ्टी
ऑफ योर अकाउंट होल्डर्स। तो वो क्या कहना चाहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अपने कस्टमर जो ग्राहक हैं उनको थोड़ा क्या कीजिए, एजुकेट कीजिए, उन्हें थोड़ा समझाइए, उनको आप थोड़ा जानकारी के बारे में सूचना दीजिए। किसके बारे में? ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में। ठीक है। और लास्ट में उसने दिया थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस इंपॉर्टेंट मैटर। तो आपको ये वाली लाइन तो डायरेक्ट की डायरेक्ट रट लेनी है अच्छे से। लास्ट में क्या पॉइंट आएगा? योर सिंसियरली मयूर, अकाउंट नंबर जो आप देना चाहो और कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखो जो आपका ईमेल होती है या कोई भी होता है उसको नंबर किस हिसाब से डिवाइड होते हैं। देखो अगर आप मान लीजिए कोई ईमेल है वो 5 नंबर की है तो वो किस हिसाब से डिवाइड करते हैं उसके नंबर। आपका जो सब्जेक्ट तक मैटर होता है यहाँ तक का जो पूरा मैटर लिखना होता है आपका, उसका आपको मिलता है 1 नंबर। तो ये तो आपको सेम टू सेम रट लेना है एकदम से। ठीक है। 2 आएगा, सब्जेक्ट आएगा, रिक्वेस्टेड सर और मैम आएगा। फिर जो आपका नीचे वाला पोर्शन होगा, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो 1.5 नंबर का आपका लगभग देखने को मिलता है। ठीक है। जितना भी पोर्शन होगा वो 1.5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप अच्छे से अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो। इसमें आपको कोई चीजें इतने ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है। मैंने बता दिया है आपको जिस चीज के बारे में देंगे, आप ऊपर सबसे पहले आपको खुद के बारे में बताना है, फिर आपको प्रॉब्लम बतानी है, फिर उसका सॉल्यूशन देना है, और नीचे आपको क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी होती है। और फिर लास्ट में आपको ये भी सेम टू सेम एकदम रट लेना होता है। इसके आपको लगभग 1.5 नंबर मिलते हैं। तो ये एक फॉर्मेट होता है, कोई भी जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको इस हिसाब से वो नंबर देता है। तो आपको ऊपर का हेडर और फुट जो लाइन होते हैं उनको अच्छे से रट लेना होता है, और बीच का अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो आप, और वो भी आपको पेपर में देकर रखते हो। अब अगले वाला ईमेल तो मैंने आपको बता दी। अब अपन बात करेंगे कि लेटर लिखने का क्या तरीका। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का या फाउंडेशन ऑफ द जर्नल इंग्लिश, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण पर्सन है सारे के सारे मैं करवा रहा हूँ। उससे अगला जो आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका किसका? पैराग्राफ से संबंधित। भाई आपको जो पैराग्राफ है ना वो पैराग्राफ देखने को मिलते हैं। क्या तो पैराग्राफ या फिर इनको एस्से के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एस्से के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? क्या तो पैराग्राफ कहते हैं इनको या फिर एस्से के नाम से जाना जाता है। जितने इंपॉर्टेंट एस्से हैं जो पिछले सालों में आए सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा। अच्छे से इस वीडियो में देख लेना, और मैं सारे कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा आपको, सारी हिंदी में, है ना। फिर आपको जरूरी नहीं कि इनको रट के जाओ, आपको क्या करना है अपनी भाषा में इनको लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। ये पीडीएफ आपके सामने फ्री में जो नोट्स वाली, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। जाओ और जाकर इस पीडीएफ को अच्छे से देख लो। चलो शुरू करते हैं आपके सामने। साथ के साथ आपके सामने जो टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दिए और पूरे सिलेबस का रिवीजन करना चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। आपके सामने प्लेलिस्ट पर के लिंक पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, सारा का सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। और जो कोने में आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इससे फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। एआई क्या होती है? एक ये पर्सन देखने को मिलता था आपको पिछले सालों में। टेक्नोलॉजी आपके सामने लगातार बढ़ रही है तो हो सकता है ये पर्सन देखने को मिल जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई रेफर्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय द मशीन। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसमें इंसान, जो मशीन होती है आपके सामने, उनमें इंसानों जैसे क्या होती है आपके सामने समझ और बुद्धि आ जाती है। भाई आज के सामने आप कंप्यूटर पे टाइप करोगे, जो टाइप करते हो वैसे ही क्या करता है वो आपके सामने सॉल्यूशन देता है। समझ में आ गया आपके सामने? उसके अंदर फीलिंग नहीं है, उसके अंदर इमोशन नहीं, वो खुद नहीं सोच समझ सकता है। लेकिन एआई है ना, वो खुद सोच समझ सकती है। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन चीज़ों को समझता ना, वैसे वो समझती है एआई। समझ में आ गया? उसकी खुद की इंटेलिजेंस है, यही फर्क उसमें। स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स इनेबलिंग देम टू लर्न, लेसन, परसीव एंड एक्ट। मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है? जो मशीनें होती है उनको समझदार बनाती है। जैसे कि कोई कंप्यूटर सिस्टम हो गया, वो खुद से चीज़ों को लर्न कर सकता है, समझ सकता है, और खुद से कोई काम करना चाहिए तो वो कर सकता है। समझ में आ गया? अब आप कहोगे कंप्यूटर खुद थोड़ी चल के जाएगा, रोबोट में कंप्यूटर लगा दिया, वो तो कर सकता है ना आपके सामने। इस प्रकार का रोबोट बना दिया जो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से वो टीचर बन के आपको पढ़ा सकता है। समझ में आ गया? तो एआई इन तरीके के सारे कामों को कर सकती है।
इट इज़ मोर मेरली ए टेक्नोलॉजी बट ए ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स रीशेपिंग द इंडस्ट्री। मतलब ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जो काम करने का जो तरीका है उसको क्या कर देगी, आपके सामने काम करने के तरीके को बदल देगी। चाहे कोई उद्योग हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आपके सामने दैनिक जिंदगी हो। जैसे आपके सामने फोन ने आपकी जिंदगी को बदला है ना, उसी तरीके से आर्टिफिशियल भी आपकी जिंदगी को बदल देगी। काम करने लोगों के काम करने के तरीके को, हर चीज़ को बदलने वाली है। मॉडर्न एआई पावर्ड बाय द मशीन लर्निंग एंड द डीप लर्निंग थिंग्स। मतलब आज के समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों से आपके सामने, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें जुड़ी हैं। जो मशीन लर्निंग, मतलब मशीन क्या खुद से चीज़ों को सीख सकती है। कैसे सीखेगी भाई, आप क्या करते हो, आपको शूज चाहिए, जूते चाहिए। अब आप क्या करें, अपने दोस्तों से बात, आपने क्या किया, जाकर फ्लिपकार्ट पे शूज़ देखे, है ना, आपको पसंद नहीं है, आप क्या वैसे ऐड आपको दिखाए जाते हैं। इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, ऑटोमेटिक वैसी जैसी आपकी फीलिंग होती है वैसी रील आनी शुरू हो जाती है। समझ में आ गया? तो यही होता है, एआई क्या करती है, आपके सामने जो आप जैसी जिंदगी में जो चीज़ें महसूस कर रहे हो ना, उन्हीं सब चीज़ों को वो समझते हैं और उसी हिसाब की चीज़ें आपको देने का प्रयास करते हैं। डिराइव सिस्टम लाइक द वर्चुअल असिस्टेंट, रिकमेंडेशन इंजन एंड ऑटोमेटिक व्हीकल्स। आज के समय आपके सामने टेस्ला की जो ऑटोमेटिक की गाड़ियाँ आती हैं, इंस्टाग्राम पे आप देखते हो ऑटोमेटिक जो रीलें आती हैं, जैसे आपको चाहिए वैसी रीलें आती हैं। ये सब चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इन फील्ड रेंजिंग फ्रॉम मशीन वेयर द एक्सीलेट डायग्नोस टू द फाइनेंस एंड इट डिटेक्ट फ्रॉड। मतलब हर जगह आपके सामने जो मशीन लर्निंग है वो काम आ सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाहे अगर कोई आदमी अगर आपको पैसे में फ्रॉड करना चाहता है, वहाँ पे भी एआई काम आ सकती है, वो आपको बचा सकती है। एआई ऑफर्स अनप्रेसिडेंट एफिशिएंसी एंड एनालिटिकल पावर। एआई होती है ना, उसके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास क्या है, बहुत तगड़ी क्या तकनीक है ना, एनालिसिस करने की पावर है। मतलब जैसे समझ लेती है। अब भाई अपना दिमाग कैसे काम करता है, आपने बचपन में आपको पता नहीं था कि गर्म तवे पर हाथ रखने पर आपका हाथ जल सकता है, आपने रखा, समझ, आपको गर्म लगा या आपको किसी ने बताया, तो अब आप कभी नहीं रखते हो गर्म तवे पर, नहीं रखते हो ना। आप कभी आग में कभी उंगली नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया, आपको एनालिसिस हो गया आपके दिमाग में किस प्रकार की चीज़ें करने से क्या हो सकता है भाई, आपका नुकसान हो सकता है। तो इसी तरीके से मशीनें भी समझ लेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चीज़ों को समझ लेंगी। हाउएवर द रैपिड एनसेंट ऑफ एआई प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स इथिकल व सोसाइटिकल चेंज। अगर समाज में बहुत ज़्यादा अगर एआई का यूज होना शुरू हो गया तो इससे क्या होगा, आपके सामने इथिकल, नैतिक रूप से और समाज में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इंक्लूडिंग द जॉब डिस्प्लेसमेंट, बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब चली जाएंगी। एल्गोरिदम बायसनेस, मतलब जो आपके सामने जो इंटरनेट है वो दुनिया को बदल देगा। एल्गोरिदम है ना भाई, आपको जैसी सोच चाहिए वैसी सोच आपको इंटरनेट पे मिलती है, आपको खुशी होती है वैसा कंटेंट आपके सामने आता है, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको दिखा दी जाती है। तो आपका दिमाग वो चीज़ों को समझेगा क्यों, इतनी मेहनत ही क्यों करेगा। साथ के साथ प्राइवेसी कंसर्न भी देखने को मिलेंगे। प्राइवेसी से संबंधित भाई आपका डाटा होता है, उसको ये कंपनियां क्या करती हैं, यूज करती हैं आपके खिलाफ। द फ्यूचर रिक्वायर्ड ए कमिटमेंट टू रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट। मतलब एआई एक अच्छी तकनीक है, लेकिन किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए भाई, आगे अगर एआई को सभी के सामने रखना चाहते हो, पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हो, तो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। लोग तकनीक को यूज करने के लिए भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने लेना बहुत ज़रूरी है। सही से तकनीक को बनाओगे तभी ज़्यादा सही रहेगी वो आपके सामने। इंश्योर दैट ह्यूमन सेंट्रिक रोल्स कॉम्प्लीमेंट द मशीन कैपेबिलिटीज़। इस तरीके से होनी चाहिए कि मशीनें हैं, उनमें जो मशीन है उनको ना, वो इंसानों को क्या नहीं कर सके, आपके सामने उनको नुकसान नहीं पहुंचा सके, और आपके सामने मशीन है वो उनके जॉब वगैरह से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सके। समझ में आ गया? तो मशीनों में और मनुष्य में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर होना जरूरी है। अगर एक दूसरे के एक समान हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्सन, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, मैंने विस्तार से आपको पढ़ा दिया है। अगले वाला पर्सन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है आपके सामने? द क्लाइमेट चेंज रेफर टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन ए ग्लोबल और द रीजनल वेदर पैटर्न्स। मतलब जो क्लाइमेट, जो आपके सामने जो वातावरण है उसमें जो बदलाव हो रहा है ना, उसको क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन, इन दोनों में से एक पर्सन जरूर से देखने को मिलेगा, पेपर में आप देख लेना चाहिए। समझ में आ गया? तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज रेफर टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन द ग्लोबल एंड द रीजनल वेदर पैटर्न्स। मतलब क्लाइमेट चेंज होता है जो आपके सामने जो
आपका जो इन्वायरमेंट होता है ना, वातावरण होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। उसी को क्या कहा जाता है? क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। अब आप देख लो भाई, इस साल 2000 आपके सामने 25 चल रही है, दिसंबर की आज तारीख होने को 17-18 तारीख आ गई, ठंड बिल्कुल भी नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सामने जो वेदर है, वातावरण है, वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो रहा है। प्राइमरली ड्रिवन बाय द एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग इन द ग्रीन हाउस गैसेज। और आपके सामने जो क्लाइमेट चेंज है, जो वातावरण में बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2, SO2, है ना, CO, इस प्रकार के जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में छोड़ी जा रही हैं। समझ में आ गया? सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसे औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद में बहुत ज़्यादा जो आपके सामने ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनको हमारे जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उनमें छोड़ा गया। ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और अलग अलग प्रकार की जो मनुष्य के द्वारा कार्य किए जाते हैं, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? आपके सामने जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना, जो नेचुरल गैसेज हो गए, इनको सबसे ज़्यादा क्या हो गया? इंसान ने इन सब का प्रयोग किया। भाई गाड़ी चलाया, उद्योग धंधों में प्रयोग किया, है ना, बहुत ज़्यादा जंगलों को काटा गया। तो इससे क्या हुआ? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफ़ी ज़्यादा वातावरण में फैलने शुरू हो गई। द कॉन्सिक्वेंसेज आर द वाइड रेजिंग एंड द सर्व। इन सब चीज़ों के आपके सामने जो क्लाइमेट चेंज के बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। आपके सामने क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इंक्लूडिंग द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। आपके सामने जो ध्रुव होते हैं, आपके सामने जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, हिमखंड होते हैं, वो पिघल सकते हैं। विच कॉजेज द सी लेवल राइज। तो आपके सामने जिससे क्या हो सकता है? समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो आप कहोगे भाई हमें क्या मतलब है, लेकिन जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं ना, समुद्र के पानी का स्तर बढ़ता है तो उन द्वीपों के डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक द सर्व, ड्रॉट, हीट वेव्स एंड द कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स। मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति का आपके सामने मौसम देखने को मिल सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं आपके सामने? ड्रॉट मतलब अकाल आ सकते हैं, हीट वेव बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी। अब गर्मी आती है तब पहले क्या क्या होती, लू चलती थी, लेकिन आजकल तो उससे भी खतरनाक गर्म हवाएं चलती हैं, उनको क्या बोला जाता है? हीट वेव के नाम से जाना जाता है। कैटास्ट्रोफिक फ्लड, और बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति की विनाशकारी क्या आ सकती हैं आपके सामने? जो बाढ़ है वो भी आ सकती हैं। एंड द सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। और जो हमारा आज के समय जो पूरा का पूरा वातावरण इकोसिस्टम चल रहा है, वो पूरा का पूरा क्या हो सकता है? नष्ट भी हो सकता है इन सब चीज़ों के द्वारा, जो क्लाइमेट में बदलाव दिखाने को मिल रहा है इस वजह से। एड्रेसिंग दिस क्राइसिस रिक्वायर्ड ए अर्जेंट और कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन। तो आपको क्या करने की जरूरत है? मतलब जो पूरा का पूरी दुनिया है उसको एक कलेक्टिव, एक साथ मिलकर सारी दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए। जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बदल रहा है, इस पर क्या करने चाहिए? हमें प्रयास करने चाहिए। एंड सेंटर ऑन द ट्रांसफॉर्मिंग द रैपिडली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और आपको प्रयास करना चाहिए जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, मतलब प्राकृतिक रूप से आपके सामने कम से कम वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जितने ऊर्जा स्रोत हैं उनका प्रयोग में लेना चाहिए। प्रमोटिंग द सस्टेनेबल कंजप्शन, और किस प्रकार के कंजप्शन को बढ़ाना चाहिए? सस्टेनेबल कंजप्शन होता है आपके सामने, उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग द लार्ज स्केल कार्बन कैप्चर्स, और बड़े स्तर का आपके सामने जो कार्बन होता है उसको इन्वायरमेंट में छोड़ने वाली चीज़ों पर क्या करना चाहिए? आपको कंट्रोल करना चाहिए भाई। आपको रीफॉरेस्टेशन इंस्टेंटिव लेना चाहिए आपको, मतलब रीफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ है उनको फिर से लगाना चाहिए। मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंजेस इज़ नॉट जस्ट एन इन्वायरमेंटल इम्पेरेटिव, मतलब आपके सामने जो क्लाइमेट, जो आपके सामने वातावरण में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इसका अर्थ आपके सामने इसको बदलते हुए क्लाइमेट को पर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमारी जो मानव सभ्यता है, अगर उसको बहुत लंबे समय तक इस दुनिया में रहना है, तो ये जो आपके सामने जो क्लाइमेट है उसमें जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इस क्लाइमेट में बदलते हुए क्लाइमेट को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये था पैसेज नंबर आपका 2 या ऐसे नंबर 2, द क्लाइमेट चेंज। इसको बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। अगला है एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के एडिक्शन के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया क्या होता है? एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया बोन, और आपके सामने जो को जिस प्रकार का प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
प्रोजेस ए सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल एंड सोशल चेंज इन द डिजिटल एज। भाई आज आपके दिन हर इंसान देखो घर पे 3 जने बैठे रहते हैं, फिर भी वो क्या करते रहते हैं, सारे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं। आपके सामने जो उनको बातचीत करनी चाहिए उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये आज के दिन समाज की सबसे बड़ी समस्या। आपके सामने माता पिता हो चाहे बच्चे हो, सबके सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पे सब एक्टिव हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई भी एक्टिव नहीं दिखाई पड़ता है। एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोजेज ए सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल एंड द सोशल चेंज। जो सोशल मीडिया है वो हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से बदलाव कर रहा है। These platform designed using the psychological trigger। इन प्लेटफॉर्म को इस तरीके से निर्माण किया जाता है कि आपकी सोच को क्या कर सके, आपको सोच से बाधित कर सके। आपको जो आपको जैसे आपको जैसे इमोशंस आ रहे हैं ना, उन इमोशंस को बढ़ाते हैं। गुस्से आ रहा आपको तो गुस्से वाली आपके सामने रील दिखाएंगे। आपको कॉमेडी, आपको हंसी मजाक ज़्यादा पसंद हो, हंसी मजाक वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाएंगे। आपको रोमांस आ रहा है तो वो वाली ज़्यादा चीज़ें दिखाएंगे। तो जो जैसी चीज़ें, जो इमोशंस हैं, उनको ट्रिगर करने का काम करते हैं और इससे डोपामिन रिलीज होता है आपका, और आप क्या होते हैं, इन इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हो। क्रिएट ए कंपल्सिव आर्ग्यू टू चेक नोटिफिकेशन, इंगेज इन एंडलेस स्क्रॉलिंग। और आपको इन सब चीज़ों में, किस चीज़ों में फंस जाते हो, बार बार नोटिफिकेशन चेंज करने में, चेक करने में, लगातार जो स्क्रॉलिंग चलती रहती है, इन सब चीज़ों में फंस जाते हो। एंड प्रायोरिटाइज ऑनलाइन वैलिडेशन ओवर रियल वर्ल्ड इंगेजमेंट। हम है ना ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को देने लग जाते हैं, आपके सामने ऑनलाइन जो खुद की वैलिडेशन होती है, भाई मैं कैसे दिखता हूँ, मेरे कितने लाइक आए, मेरे कितने सब्सक्राइब हुए, मेरे कितने फॉलोअर बढ़े, इन सब चीज़ों पर अपन ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं, ना कि जो हमारा जो वास्तविक समाज है, वास्तविक दुनिया, इसको अपन कम महत्व देने लग जाते हैं। द कोर मैकेनिज्म इज द लाइक एंड रिवार्ड सिस्टम। ये किस तरीके से है, आपको कितना पसंद करता है, उस हिसाब से आपको पसंद नापसंद की चीज़ें चलती रहती हैं। विच ट्रिगर द डोपामिन रिलीज। और ये हमारा जो डोपामिन हार्मोन होता है उसको रिलीज करता है। क्रिएट ए डिपेंडेंस लूप फील सिमिलर। और डोपामिन क्या होता है, आपको उस चीज़ पर डिपेंडेंट बना देता है। जो ये चीज़ें होती है ना आपके सामने, इन सब चीज़ों पर आपको डिपेंडेंट बना देता है, और आपके जो बिहेवियर होता है उसको एडिक्शन लगा देता है इन सब चीज़ों का। डोपामिन ये है कि भाई एक अच्छा हार्मोन होता है, आपको कोई भी काम करने पर करते हो ना, जैसे आप पढ़ाई भी करोगे तो आपको मजा आने लग जाता है, तो वो डोपामिन की वजह से आता है। अब वो डोपामिन आपको गलत जगह पर रिलीज हो रहा है आपके सामने, आपको पढ़ाई में, आपको काम करने में वो रिलीज होना चाहिए, लेकिन वो इंस्टाग्राम की रील होती है उनमें रिलीज होता है, इसलिए आपका जो उन सब चीज़ों से एडिक्शन लग जाता है। दिस कॉन्स्टेंट नीड फॉर वैलिडेशन एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये किस चीज़ पे काम करता है आपको, कि लगातार मुझे वैलिडेशन मिलता रहे, लोग मुझको जाने, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले। साथ के साथ फियर ऑफ मिसिंग आउट पर भी काम करता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा रील इसलिए भी देखते हैं कि कुछ हमसे छूट ना जाए, आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है वो सब चीज़ें ना छूट जाए। फ्रिक्वेंटली लीड टू द एडवर्स इफेक्ट। ये किस चीज़ पे काम करते हैं आपके सामने, आपके मानसिक दिमाग होता है उसको कमज़ोर बनाने का काम करती है। इंक्लूडिंग द डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये कोई भी इंसान होता है उसकी प्रोडक्टिविटी को भी कम करती हैं। हायर लेवल ऑफ एंजाइटी। इंसान को बहुत ज़्यादा क्या करती है, एंजाइटी और डिप्रेशन में भी लेकर चली जाती हैं। और साथ साथ इंसान का जो स्लीप पैटर्न होता है उसको भी क्या करती है, बाधित करती हैं। टू कॉम्बैट दिस जो प्रिवेंशन एडिक्शन। और हमको क्या करना चाहिए, इस प्रकार का जो एडिक्शन होता है इससे लगातार बचना चाहिए। इंडिविजुअल मस्ट प्रैक्टिस इंटेंशनल डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है भाई, आपके सामने कोशिश करना चाहिए आपको कि कम से कम आप इस प्रकार के सोशल मीडिया से दूर रहो। आपको जरूरत हो तो इसमें फंसो, वरना आप इनसे दूर रहो। सेट स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट। आपको क्या करना चाहिए, फिक्स टाइम लिमिट लगाना चाहिए सोशल मीडिया को यूज करने के लिए। एंड कॉन्सिनियंस जो रिप्लेस द पैसिव स्क्रीन टाइम विद द फिजिकल एक्टिविटी। और जितना आप फिजिकल टाइम देते हो उससे ज़्यादा आपको फिजिकल एक्टिविटी वगैरह देने पर और फेस टू फेस इंटरेक्शन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये था एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया से संबंधित पर्सन की सोशल मीडिया से आपको किस प्रकार से दूर रहना चाहिए, इससे संबंधित अपन ने देखा आपके सामने इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं अपन अगले वाले पैसेज की तरफ। अगले वाला पैसेज आपके सामने ऑर्गेनिक फार्मिंग का। Organic farming is a method of agriculture that emphasizes the environment sustainability by avoiding the use of synthetic fertilizer, pesticide and the genetical modification organism। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है आपके सामने, एक प्रकार से एग्रीकल्चर करने का तरीका है जो किस चीज़ पर जोर देता है,
जो इन्वायरमेंट के साथ आपके सामने, इन्वायरमेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रही है आपके सामने, आप देखते हो सब्जी होती है उनके अंदर सुई लगाकर उनको बड़ा बड़ा कर दिया जाता है आपके सामने, है ना। और आजकल तो जिम वाले लड़के भी कर रहे हैं ऐसा, इन सब्जियों में नहीं इंसानों में भी हो रहा है। पेस्टिसाइड यूज करते हैं और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर। मतलब सीधी सीधी बात है भाई, जो चीज़ जिस चीज़ को पकने में 20 दिन लगना चाहिए उनको 2 दिन में पका देते हैं। तो इससे क्या, जो जेनेटिक रूप से जो चीज़ें होती हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिलता है। इंस्टेड इट रिलाइज ऑन द नेचुरल टेक्निक सच एज द क्रॉप रोटेशन। इन सब चीज़ों के वजह से, जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज करना, सिंथेटिक रूप से जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देखते हुए आपके सामने सिंपल आपके सामने जो प्राचीन टेक्निक सच एज द क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मेन्योर, कंपोस्टिंग और जो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होता है, इन सब चीज़ों पर आपका सिंपल काम करता है। मतलब जो क्रॉप होती है उनको बार बार रोटेट किया जाए, जो आपके सामने गोबर की खाद वगैरह डाली जाती है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर देने पर ये काम करती है। टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, किस चीज़ पर जोर देती है, ताकि जो ज़मीन है उसकी उपजाऊता है वो बनी रहे और आपके सामने कीड़े मकोड़े हैं या जानवर हैं उनकी क्या हो सके, आपके सामने वो कंट्रोल हो सके, नियंत्रित हो सके, फसल को ज़्यादा खराब ना कर सके। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूडिंग इन्वॉल्व द सॉइल हेल्थ। जो सबसे अच्छा फायदा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपके सामने वो क्या है, सॉइल हेल्थ, मिट्टी है ना उसकी हेल्थ वैसी की बनी रहती है। रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, और अगर आप केमिकल के जो फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हो वो क्या करते हैं, वही ज़मीन से मिट्टी धुलकर या फिर वो फर्टिलाइजर क्या तो ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं या कोई पॉन्ड हो गया या फिर आपके सामने कोई रिवर वगैरह में चले जाते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन भी देखने को मिलता है, तो इसको भी बचाता है, वाटर पोल्यूशन को कम करने में मदद करता है। फ्रॉम केमिकल रन ऑफ एंड इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी, और समाज के अंदर आपके सामने जो लोग हैं भाई जिनको कितना हेल्थ का नुकसान हो रहा है आपको उन सब चीज़ों से बचा जाता है, इन सब चीज़ों से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से। साथ के साथ बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ाती है। क्या होता है, आपके सामने जो फल पौधे हैं उनमें जो उनको वो प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं, तो उनको भी क्या होता है, आपके सामने जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी नुकसान कम होता है। फर्दरमोर इट ऑफ्टन प्रोड्यूस द गुड फूड विद हायर न्यूट्रिशन वैल्यू एंड सपोर्ट द लोकलाइज्ड फूड सिस्टम। साथ के साथ क्या होता है, कोई भी आपके सामने जो फूड होता है, खाना होता है, वो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ बनता है। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, जिसमें उच्च लेवल के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस प्रकार के खाद्य सामग्री से वो बनता है। समझ में आ गया। इंश्योरिंग बेटर फार्मर इनकम, साथ के साथ इस चीज़ से क्या होता है, आपके सामने जो किसान होते हैं उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी होती है। ऑल्दो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वाइल्ड स्लाइटली लोअर आउटपुट इनिशियली। हाँ, काफ़ी बार क्या होता है, आपके सामने ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है ना, उसमें शुरुआत के अंदर क्या होता है, आपके सामने कम पैसे आते हैं। क्यों? क्योंकि कम उपजाऊपन होता है, कम जमीन है ना वो चीज़ों को उत्पादित करती है, थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा ज़्यादा पैसे आपके सामने क्या हो सकते हैं, आप नहीं आएंगे, थोड़े कम पैसे आ सकते हैं। लेकिन क्या हो सकता है भाई, आज के दिन आप देख लो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम पर कितने महंगे महंगे चीज़ों को बेचा जाता है ना आपके सामने, तो इसलिए वैसे कम प्रोड्यूस हो सकता है लेकिन ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, तो आप पैसा तो वैसे भी कमा लोगे। इट इज़ द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड द इकोलॉजिकल बेनिफिट, लेकिन इन सब चीज़ों के लंबे समय तक आपको इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली मदद मिलती है। मेक इट ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। साथ के साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, किसके लिए, कोई भी जो सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी के लिए, मतलब लोगों की जो जिंदगी होती है उसको काफ़ी लंबे समय तक लोगों की जो जीवन होता है उसको हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला है रोल ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स का क्या रोल होता है उसके बारे में अपन भी देखेंगे। द रोल ऑफ न्यूज़पेपर रिमेन प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। भाई समाज के अंदर न्यूज़पेपर है उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय के जो समाज के निर्माण में। भाई क्यों जरूरी है, सुबह पहले अखबार आता है अगर आपके घर में, तो सबसे पहले आप मुंह धोने के बाद में, दैनिक क्रिया करने के बाद में अखबार पढ़ने बैठोगे। क्यों? अखबार है ना, उसमें खबरें आती हैं, उसमें समाज में क्या चल रहा है इसके बारे में पता चलता है। हमारे समाज को ज्ञान देने के लिए, हमारे समाज के वास्तविक निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है अखबार का। इट इज एक्टिंग एज एन द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। प्रेस होती है आपके सामने, जो प्रेस होती है, प्रेस ये वाली प्रेस ना, जो आपके सामने न्यूज़पेपर वाली प्रेस है ना, न्यूज़ देने वाली, तो जो आपके सामने इनको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, चौथा पिलर बोला जाता है अपने लोकतंत्र का। एंड वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो
समस्याएं होती हैं उनको सरकार के सामने रखने का काम करते हैं और आप सबको सरकार की बातों को आम जनता तक रखने के काम करते हैं। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू रिपोर्ट एक्यूरेट एंड देयर टाइमली न्यूज। इनका काम क्या होता है कि वो सही से रिपोर्टिंग करें, साथ के साथ सही सूचनाओं को सही समय तक आप तक पहुंचाएं। चाहे वो सूचनाएं राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, हर रूप की सूचना, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे कल्चरल हो, हर डोमेन की जो सूचनाएं होती हैं उनको आप तक पहुंचाने का काम किसका होता है? न्यूज़पेपर का होता है, या फिर जो न्यूज़ चलती है आपके सामने टीवी पर उनका होता है। इंश्योरिंग दैट सिटीजन आर वेल इन्फॉर्म्ड, मतलब इस चीज़ को सिक्योर करना, इस चीज़ को जो सरकार की बात है वो जनता तक पहुंचाना किसका काम है? न्यूज़पेपर का, कि जनता है वो सारी जानकारियां उनके पास तक पहुंचे। बियॉन्ड मेयर रिपोर्टिंग, सिर्फ उनका काम यही नहीं है कि सिर्फ रिपोर्टिंग तक, है ना। न्यूज़पेपर प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस, सिर्फ रिपोर्टिंग करना, जो घटना हुई सिर्फ उसी को बताना नहीं बल्कि गहराई से चीज़ों को बताना। एक्सपर्ट जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं आपके सामने, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, जो अर्थशास्त्री इस पर क्या सोचते हैं, जो बिजनेसमैन क्या सोचते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में डेप्थ में चीज़ों को बताना किनका काम है? न्यूज़पेपर, जो न्यूज़ बताने वाले लोगों का काम है। एंड द क्रिटिकल कमेंट्री, साथ के साथ क्या करना आपके सामने, जो कमेंट्री वगैरह करना काम किसका आपके सामने? जो न्यूज़पेपर वगैरह है इनका काम है। थ्रू एडिटोरियल्स हेल्पिंग रीडर्स अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इश्यूज फ्रॉम द बैलेंस व्यू पॉइंट्स, मतलब आप कैसे समझते हो? एडिटोरियल, अखबार के अंदर जो एडिटोरियल आते हैं जिसके मदद से आपके सामने बहुत मुश्किल से मुश्किल जो समाज के मुद्दे होते हैं उनको समझाने में वो मदद करता है। दे व्यू ऑल्सो सर्व एज द क्रूशियल पब्लिक प्लेटफॉर्म, और इनको कैसे जाना जाता है? समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है, जो समाज के अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है। गिविंग ए वॉइस टू मार्जिनलाइज द कम्युनिटीज एंड अलाउिंग सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट व कॉरपोरेशन अकाउंटेबल, मतलब ये किस चीज़ में मदद करता है कि समाज के अंदर जनता की जो बात होती है वो सरकार तक पहुँचे, सरकार की जनता तक पहुँचे। साथ के साथ चाहे कोई बिजनेसमैन हो गया, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो गई, सत्तारूढ़ दल हो गया, चाहे विपक्ष हो गया, वो जनता के प्रति जवाबदेही रहे, जनता की समस्याएं हैं वो उनको पता चलती रहे। ये किसके माध्यम से होता है? जो न्यूज़पेपर होते हैं इनके माध्यम से पता चलता है। ऑल दो डिजिटल मीडिया है चैलेंज देयर डोमेन, आज के समय जो डिजिटल मीडिया है उसने धीरे धीरे क्या कर लिया, आपके सामने न्यूज़पेपर की जगह ले ली है। न्यूज़पेपर कंटिन्यू टू बी एसेंशियल फॉर फोस्टरिंग द इन्फॉर्म्ड पब्लिक डिस्क्लोजर एंड सेफगार्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो आपके सामने जो न्यूज़पेपर है वो आपके सामने उसने क्या किया है? बहुत सबसे महत्वपूर्ण जो सेफगार्ड है, हमारी डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल होते हैं, जितने हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत होते हैं उनको बचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? आपके सामने अखबार का होता है। समझ में आ गया? ये तो अपने पढ़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें ऐसे का, वन नेशन वन इलेक्शन, आजकल इसकी बहुत बातें चल रही हैं तो इसके ऊपर भी एक टॉपिक को देख लेते हैं भाई अपन आपके सामने। समझ में आ गया? क्या है टॉपिक? वन नेशन वन इलेक्शन इज ए प्रपोजल एडवोकेटिंग फॉर द स्टिमुलस पोल्स फॉर द लोकसभा पार्लियामेंट, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन आपके सामने क्या किया गया? पोल कराया गया लोकसभा के अंदर और सारी की सारी लेजिस्लेटिव असेंबली के पर। मतलब इसका अर्थ यही है, वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ यही है कि पूरे भारत के अंदर एक साथ चुनाव हो, चाहे लोकसभा के जिसमें आपके सामने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए चुने जाते हैं आपके सामने, है ना, जो विधानसभा के, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके सामने जो लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और विधानसभा के आपके सामने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सबके चुनाव एक साथ देखने को मिले पूरे भारत में। झारखंड के, पंजाब के, बंगाल के, पूरे भारत के चुनाव एक साथ हो जाएं, इसी को क्या कहा जाता है? वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। This proponent argued that the conducting elections simultaneously would lead to the insignificant saving in the public money। अगर एक बार में चुनाव हो जाएंगे ना तो जनता का बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा। क्यों? क्योंकि पार्टियां क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं अपने एडवर्टाइजमेंट पर, अपना प्रचार प्रसार में, और साथ के साथ भाई फोर्स भी इधर से इधर होती है, इलेक्शन कमीशन को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसलिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा पैसा है वो खर्च होता रहता है। और आपको पता है भारत में तो चुनाव चलते ही रहते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, साथ के साथ जो लागत आती है काम करने पर, जो
कार्य प्रणाली होती है, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको इधर से उधर करना, इलेक्शन कमीशन को काम करते रहना, इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। एंड इम्पोर्टेंटली प्रिवेंट द इम्प्लीटेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और बार बार आपके सामने आचार जो चुनाव संहिता लगती है ना, उससे आपको, जिसमें क्या होता है भाई, अपन कोई भी राजकीय कार्य नहीं कर सकते हो, वो बार बार लगती रहती है, इसलिए जो काम है वो जनता का अच्छे से नहीं हो सकता है, बार बार लगती रहती है साल में, इससे भी बचाव हो सकता है। विच फ्रिक्वेंटली हेम्पर द गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क, और ये बार बार आपके सामने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, ये क्या करता है, आपके सामने जो सरकारी कामकाज होता है उसको बार बार बाधित करने का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इट वुड इन्हेंस द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये किस चीज़ को बढ़ाता है, हमारे समाज में राजनीतिक एकता को भी बढ़ाता है, राजनीतिक रूप से स्थायित्व भी बढ़ाता है। भाई एक पार्टी आ गई, सारे जगह पर आ गई, और एक बार वहाँ पर आ गई लोकसभा में, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके सामने। टू फोकस ऑन द गवर्नेंस, अब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पर जोर देंगे, काम करने पर ज़्यादा जोर देंगे, इसके बजाय कि वो लगातार कैंपेन करें। ऐसा ही होता है भारत में, बंगाल के चुनाव आ रहे हैं तो अलग फैसले होंगे, यूपी के चुनाव आ रहे हैं तो अलग फैसले होंगे, बस चुनाव के हिसाब से राजनीतिक कार्य होते हैं, सरकार के अब कोई खुद से काम करने की मंशा कम रहती है। हावेवर क्रिटिक्स राइज कंसर्न रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑन द फेडरलिज्म, मतलब जो क्रिटिकल, जो इस चीज़ की आलोचना करते हैं, वो किस चीज़ पर आपके सामने क्या कर रहे हैं कि जो हमारा संघवाद है आपके सामने, उस पर जो, जिसमें राज्यों की अपनी भूमिका है भाई सरकार बनाने में, संघ की, पूरे देश की जो संघ केंद्र की सरकार होती है उसका अलग महत्व होता है सरकार बनने, तो इस जो फेडरलिज्म होता है उसके सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पॉइंटिंग आउट दैट द साइमल्टेनियसली इलेक्शन कुड अनफेयर फेवर, क्या करता है आपके सामने, जो पूरे देश की पार्टी होती है नेशनल पार्टी, उसको बहुत ज़्यादा फेवर मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसकी वेव चलती रहती है, इसी वेव में क्या होता है, राज्य के चुनाव भी जीत लिए जाते हैं, और जो पूरे देश के आपके सामने जो इश्यूज होते हैं, लोकल इश्यूज होते हैं, वो भी दब जाएंगे, जनता के लोकल इश्यूज दब जाते हैं इस चीज़ से। द प्रपोजल रिक्वायर द सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अगर आपको ये लागू करना है तो इसमें आपको संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, एंड ब्रॉड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस टू बी इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, और ये तभी लागू हो सकता है जब सभी की सभी राजनीतिक पार्टियां खुश हो। तो ये था आपके सामने वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जितना महत्वपूर्ण पर्सन सारा का सारा आपको पढ़ा दिया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।